हेलो, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में 17वीं रैंक पाई है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। पिछले साल मेरी 278 रैंक थी और मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में ट्रेनिंग में थी। इस साल रिज़ल्ट आने के दौरान मैं शिमला में ट्रेनिंग में ही थी। दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में मैं आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। पहले मैंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग तरीके से की थी। प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और मेंस के लिए मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स तो आप लोगों को पता ही है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों पे इक्वल फोकस देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टैटिक पोर्शन के आपके नोट्स हमेशा तैयार रहने चाहिए। स्टैटिक पोर्शन आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत यूज़ किए थे। मैं स्लीपी क्लासेस के ऑनलाइन करंट अफेयर वीडियोस से करा करती थी। अखबार रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, बट अखबार से नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए थे। तो बेसिक बुक्स फॉलो करिए स्टैटिक के लिए। और फिर करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज़ करना ज़रूरी है। मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ करी थी और उसको भी करने का ये तरीका था कि वो टेस्ट सीरीज़ दोनों मैंने 2-2 3-3 बार की थी। तो जैसे कि एग्ज़ाम उस समय जून में हुआ करता था, तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी में शुरू करती थी। मार्च तक आपका एक बार सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। फिर मार्च में आप 15-20 दिन लगा के केवल टेस्ट सीरीज़ करिए। जब आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन पेपर पे ही वो क्वेश्चन नंबर्स लिख लीजिए जो आपको लगता है कि या तो बहुत मुश्किल हैं, आपको याद नहीं हो रहे हैं, या आपको बिल्कुल ही नहीं आते थे, तो वो उनको मार्क कर लीजिए। फिर मई तक अगर आप कर सके एक और बार टेस्ट सीरीज़ तो आप वो कर लीजिए दोबारा उन्हीं टेस्ट को, वरना आप जो क्वेश्चंस आपने मार्क किए थे केवल उन्हीं को करिए। तो इस तरीके से 2 या 3 बार आप टेस्ट सीरीज़ रिवाइज़ कर लेंगे। द आइडिया इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की बजाय जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो आप उसको रिटेन कर पाए, उसको रिवाइज़ कर पाए। तो टेस्ट सीरीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पेपर देने की स्ट्रैटेजी ये थी, मैंने कभी भी 75 से ज़्यादा किसी भी प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। तो पहले आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जिसके लिए आप 100% श्योर हैं। उसके बाद सेकंड राउंड में आप वो क्वेश्चंस मार्क कीजिए जिनके लिए आप 60-70% श्योर हैं। एंड में आप वो क्वेश्चन मार्क करिए जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। मैं बहुत रिस्क एवर्स हूँ, तो मैं बहुत कम क्वेश्चंस मार्क किया करती थी। उसके अलावा मुझे पता है एक ये थ्योरी चलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क करेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका स्कोर हाई आएगा, बट वो हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन मार्क करने में बहुत लॉजिक और डिडक्शन की स्किल्स जाती हैं एंड कई बार वो सही नहीं काम करती। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क करने हैं। तो हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी उसके लिए चेक करनी पड़ती है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप तीनों तरीके ट्राई करिए। एक तरीका ट्राई करिए जहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, फिर देखिए आपका एवरेज स्कोर कितना रहता है। एक में जिसमें आप 70-80 क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं और एक जिसमें आप उसके बीच में कोई और नंबर के क्वेश्चंस मार्क करें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। मेंस में ऐसे से शुरू करते हैं। ऐसे में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं लिखनी है। सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, उसमें अपना पॉइंट कन्वे कर देंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। कोट्स वगैरह डालने से ऐसे अच्छा हो जाता है। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ नया करें। सब लोग सेम ऐसे लिखते हैं, सब लोग सेम पॉइंट्स लिखते हैं, सब लोग वही कोट्स लिखते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने यूज़ की थी अपने ऐसे में वो ये था कि जहाँ मैं कोई कहानी बना के लिख पाई तो मैंने वो लिखी थी। उसके अलावा अपने ऐसे को भी इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए कि वो हर एस्पेक्ट को एड्रेस कर सके। जैसे कि आप उसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंगल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, उसमें से रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हर एंगल से उसको एड्रेस करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे आपका जीएस का आंसर नहीं है। तो
सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसे का ये है कि आप जो भी पॉइंट मेक कर रहे हैं उसको आपको सब्सटैंशिएट करने का मौका अच्छे से मिल जाता है, बिकॉज़ वर्ड लिमिट काफ़ी होती है। तो आप ऐसे को उस तरीके से लिखिए कि जो भी आप पॉइंट एक स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं उसको अच्छे से सब्सटैंशिएट कर सके। एग्जाम्पल्स दीजिए, केस स्टडीज़ दीजिए। उसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन होगा ऐसे में, उसमें आपके पूरे ऐसे का एक कोर आइडिया दे दिया जाना चाहिए, वो बेटर रहेगा। दूसरा GS1। GS1 में आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, सोसाइटी का पोर्शन है। रिसोर्सेज सबके पास है ही कि कहाँ से क्या क्या करना है। उसके अलावा सभी GS पेपर्स में जो मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने डिफरेंट टॉपिक्स जो न्यूज़ में भी थे और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक्स थे उन सब के लिए आंसर्स बनाए थे फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल। जैसे कि 2018 में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप उसके नोट्स बनाइए इस तरीके से कि प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री क्या है, नीति आयोग की हिस्ट्री क्या है, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में इवॉल्व कैसे हुआ, प्लानिंग कमीशन की क्या प्रॉब्लम्स थी, नीति आयोग की क्या प्रॉब्लम्स है, नीति आयोग कैसे उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। अगर कोई कमिटी उस चीज़ से रिलेटेड है तो वो भी आप ढूंढ के रखिए, उन कमिटीज़ के नाम और अपने आंसर में डालिए। और किस तरीके से आगे अगर कोई कमियां हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में या इन टॉपिक्स में तो वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखिएगा। एक और आंसर लिखने की चीज़ ये है कि जो भी वो आपसे पूछेंगे आपको उससे एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी है। मतलब अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि नीति आयोग में या प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम्स क्या थी, तो आप एक एडिशनल चीज़ ये देंगे कि आपके सजेशंस क्या हैं या किसी और कमेटी ने क्या सजेशंस दिए थे उसको करेक्ट करने के लिए। केवल प्रॉब्लम्स बता के नहीं छोड़ना है, एक एडिशनल चीज़ देनी है। तो ये आंसर राइटिंग का तरीका आप चारों पेपर्स में फ़ॉलो कर सकते हैं। रिसोर्सेज के लिए हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ़ॉलो किया था। उसमें मैंने बुक पढ़ते हुए जो 3-4 आप बुक पढ़ेंगे तो आपको हर पेज पे क्वेश्चंस खुद प्रोबेबल मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस ढूंढ के वहीं आंसर्स होते हैं। तो उसका मैंने फ़ोटोज़ खींच के एवर नोट पे सेट ऑफ नोट्स बना लिए थे। ज्योग्राफी के लिए NCERT और PMFIS के मैंने नोट्स फॉलो किए थे। सोसाइटी में मैंने राम आहूजा थोड़ी सी पढ़ी थी, बाकी सोसाइटी आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। उसके अलावा विजन की वेबसाइट पे आपको वैल्यू एडेड मटेरियल में सोसाइटी के नोट्स अच्छे मिल जाएंगे, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। बट दिक्कत ये है इन ऑल द GS पेपर्स कि जगह जगह से आपको कुछ कुछ नोट्स लेने हैं, तो एंड में उन सब को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक जो चीज़ मैंने की थी, सब जगह से जो जो नोट्स थे वो मैंने एक जगह लिख लिए थे, तो वो एक कंसोलिडेटेड सेट ऑफ नोट्स मेरे पास हो गए थे। तो ये चीज़ करना सही रहेगा। मैंने सिलेबस का एक प्रिंट आउट ले लिया था और उस सिलेबस पे जौन सा टॉपिक UPSC ने दिया था और वो टॉपिक मैं कहाँ से कवर कर रही थी वो मैंने उस सिलेबस के ऊपर ही लिख लिया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि UPSC अपने सिलेबस से रेयरली ही बाहर जाता है, तो आप उस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एटलीस्ट उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं या उससे रिलेटेड जो जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपके पास पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। उसके अलावा बाहर से जो भी है वो सबके लिए बाहर से है, बट जो सिलेबस उन्होंने आपको दे रखा है वो आपके पास 100% तैयार होना चाहिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो है ही, उसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट की सुभाष कश्यप की बुक्स आती है, एक आर पार्लियामेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मैंने पढ़ी थी। वो आंसर राइटिंग के लिए अच्छी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मोस्टली करंट अफेयर्स, और अगर आपको कहीं से कोचिंग के नोट्स मिल जाएं, बाकी वही वाली स्ट्रैटेजी कि किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस थे, उसकी हिस्ट्री, उसका आगे क्या प्लान्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस एंगल से आपको सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। GS3 में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो मोस्टली करंट अफेयर्स से है। तो मेरा तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो एक ये चीज़ ऑप्शनल और GS में आपको याद रखनी चाहिए, कोई भी ऑप्शनल हो, कि ऑप्शनल में GS की तरह आंसर नहीं लिखना और GS में ऑप्शनल की तरह आंसर नहीं लिखना। तो आप जिस पेपर को एड्रेस कर रहे हैं
जिस पेपर को आप दे रहे हैं उसको उसी तरीके से अप्रोच करना है। सो GS3 ज़्यादातर करंट अफेयर्स से है, आप करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाएंगे। अगेन वही स्ट्रैटेजी, हिस्ट्री क्या है टॉपिक की, प्रॉब्लम सजेशंस, वो उस हर एंगल से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा तो हो जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की, मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी मेंस की। मैंने केवल एंड में स्पीड मेंटेन करने के लिए लास्ट के 4 दिन आधे घंटे 5-5 क्वेश्चंस लिखने की कोशिश की थी ताकि मेरी स्पीड बन जाए। क्योंकि इस पेपर में जहाँ एक नंबर के गैप पे 10-10, 15-15 लोग होते हैं, आपकी सर्विस बदल सकती है, पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आप जल्दी लिख सकें और पेपर कंप्लीट कर सकें। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप पेपर दे रहे हैं तब आप 6 से लेकर 9 मिनट तक, डिपेंडिंग कि 10 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 नंबर का क्वेश्चन है या 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप उस तरीके से टाइम डिवाइड कीजिए। और जैसे ही आपके 6 या 7 मिनट जो भी आपने अपने लिए सेट किया वो ख़त्म हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाइए। बिकॉज़ ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है कि वो शुरू में कुछ क्वेश्चंस पे बहुत टाइम डिवोट कर देते हैं और फिर एंड में उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं या वो ढंग से नहीं दे पाते। तो उसके पीछे आइडिया ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे जो कि 10 मार्क का है बहुत टाइम लगाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आप उसी टाइम में 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चाहे दोनों में 6-6 मिले बट आपको तब 12 नंबर मिल जाएंगे। तो आपका हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, चाहे आपके पास आप अच्छे से आंसर ना लिख पाएँ, चाहे आपको केवल बुलेट पॉइंट्स में कुछ कुछ लिखना पड़े टाइम कम होने की वजह से, बट आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करिए। तैयारी के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग। मैंने अपना पूरा तैयारी साल के हिसाब से, जो भी UPSC का साइकिल है उसके हिसाब से, फिर मंथली, वीकली और डेली प्रिपेयर किया था कि क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जनवरी में प्री शुरू करके मार्च के स्टार्टिंग तक सिलेबस ख़त्म कर देना था मुझे। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, उससे एक तो आपके जो आप टारगेट सेट करते हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं, फिर आपको ये पता लगता है कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं। तो आप सिलेबस को उस तरीके से टाइम के हिसाब से आप डिवाइड कीजिए, क्या क्या टॉपिक्स कब कब करने हैं, तो आपका कुछ भी पोर्शन छूटेगा नहीं और एंड में पैनिक नहीं सेट होगा। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियली ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिमाग को रेस्ट भी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं हर 2 घंटे बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए होता था, तो मैं 15-20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक ज़रूर लेती थी उसके बाद। तो प्लान करके चलिए कब क्या क्या करना है। अगर आपका हफ्ते का एक प्लान है तो उसमें एक दिन ऐसा रखिए, बिकॉज़ ये होता है कि आपने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट नहीं होता। तो एक अपने आप को एक दिन का या आधे दिन का गैप दीजिए कि अगर आपका कुछ छूट गया है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और प्लान करके चलेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स टाइम से कवर होंगे और पैनिक नहीं सेट होगा। इंटरव्यू स्टेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डैफ अच्छे से तैयार हो। डैफ में केवल वही इन्फॉर्मेशन है जो आपने दी है, और अगर आप उस चीज़ को भी नहीं उनको लोगों को जवाब दे पाएंगे तो वो चीज़ वो बहुत गलत तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप करें अपना डैफ भरते हुए, तो आप ये देख लीजिए कि जो भी आप उसमें डाल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि लोग ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो कि उन्हें इंटरेस्टिंग लगती है, वो थोड़ा बहुत करते हैं बट वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। किसी ने क्लासिकल म्यूज़िक डाल दिया तो वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि राग बताइए, या कोई राग रिकग्नाइज़ करने तक को पूछ सकते हैं वो लोग। तो केवल वो ही चीज़ें अपने डैफ में डालिए जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं या जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब आपने डैफ दे दिया तो उसके हर पॉइंट पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इवन कहाँ से कहाँ आप रहते हैं, उस कॉलोनी का नाम तक आप अगर प्रिपेयर कर ले तो बेटर है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या कोई उनका नाम किसी ग्रेट पर्सनालिटी पे बेस्ड है तो उनकी हिस्ट्री, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी स्कूलिंग, आपका सब्जेक्ट, उससे भी वो डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी पे पूछ सकते हैं। मैंने रीडिंग और म्यूज़िक डाला था
तो उन्होंने मुझसे रीडिंग पे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप स्कूल में रीडिंग कैसे प्रमोट करेंगे। तो इस तरीके के सवाल वो पूछ सकते हैं। या स्कूल्स में आजकल के बच्चे रीडिंग क्यों नहीं करते, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है रीडिंग पे, क्या सोशल मीडिया की वजह से बच्चे रीडिंग नहीं कर पा रहे, कोचिंग स्कूल की इंजीनियरिंग की कोचिंग्स की वजह से क्या बच्चों को रीडिंग का टाइम नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से हर एंगल से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल हो, वो बहुत कॉन्वर्सेशनल हो सकते हैं। तो आपको उस तरीके से भी उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदर देन दैट टेक्निकल क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल हो तो डायरेक्टली आपसे डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और ऑप्शनल के जो लोग होते हैं उनसे कई बार उन्होंने रूम में बैठे बैठे ही स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस पूछे हैं कि इसका आप कैसे बताएंगे अगर हम इस रूम के डायमेंशंस इस तरीके से चेंज कर दें और ये सब। तो आपको अपने ऑप्शनल पे, अपने बैकग्राउंड पे अच्छे से तैयार रहना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप गलत जवाब या ये कहने के बजाय कि मुझे आता है और गलत जवाब दे, गेस वर्क करे, उससे बेटर ये है कि आप ये कह दें कि नहीं मुझे नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, आप उनसे ये पूछ लें कि मुझे नहीं आता बट क्या मैं ट्राई करूँ इस सवाल का जवाब देने का। तो वो कई बार बोल देते हैं कि हाँ ज़रूर। जैसे कि इस बार उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था जो कि मुझे नहीं आता था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं आता बट क्या मैं गेस ले सकती हूँ, और उन्होंने मुझे अलाउ किया और मेरा आंसर सही था। तो आप ये कर सकते हैं बिकॉज़ वो जो लोग बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस आपकी उम्र से भी ज़्यादा है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना डैफ अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। और मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प करते हैं, बट अगर आपका मॉक इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा तो आप टेंशन में ना आए। एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है मॉक इंटरव्यू से, बट हाँ मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प करते हैं। एक आपका बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, और जो क्वेश्चंस आप नहीं सोच पाते वो भी आपको मॉक इंटरव्यू से पता लग जाते हैं। ये पता लग जाता है कि क्या क्या तैयारी आपकी कहाँ कहाँ मिसिंग है और आप कर सकते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू में जाते समय एक चीज़ जो इस बार मेरे लिए काम करी वो ये थी कि जब आप इंटरव्यू में पहुँचे तो आप भूल जाइए कि आप एग्ज़ाम देने आए हैं। आप भूल जाइए कि अगर आपने कोई जवाब दिया और वो गलत हो गया, क्योंकि कई बार ये होता है हम एक जवाब देते हैं जो कि गलत होता है या हमें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव नहीं किया, तो अगले सवाल के टाइम पे भी हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत काउंटर वर्क करता है। तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और हर सवाल को एक नए सवाल की तरह ट्रीट करें, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। कोचिंग का एक फ़ायदा जो मुझे लगा था वो ये था कि एक डिसिप्लिन आ गया था कि हाँ रोज़ जाना है क्लास में, ये टॉपिक्स करने हैं और उसको ही कवर करना है, तो एक टाइमली तरीके से टॉपिक्स कवर हो रहे थे। बट अगर आप खुद अपने आप को रेगुलेट कर सके, खुद ये मोटिवेशन ला सके, तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सब जगह इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप आसानी से उस चीज़ को अपने आप कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ और ख़ुद को मोटिवेट करके अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप अपने आप कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल के लिए शायद कुछ सब्जेक्ट्स में कोचिंग की ज़रूरत हो, स्पेशली जब आप कोई नया ऑप्शनल ले रहे हैं जो आपका बैकग्राउंड नहीं है, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। टेस्ट सीरीज़ की हेल्प पड़ सकती है कोचिंग में। आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो कोचिंग वाले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस तरह तक आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बट जैसे टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो आप लोग मिल के भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उससे आपकी तैयारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इस गोल की तरफ डेडिकेटेड रहे। अगर आप किसी भी पॉइंट पर ये सोचते हैं कि शायद मैं नहीं करना चाहिए मुझे ये, या मैं नहीं कर सकता, तो वो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही अपने लिए ये डिसाइड करना है कि आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हो सकता है आपका पहली बार ना हो, दूसरी बार ना हो, तीसरी बार
भी आपको अपने मन की रैंक ना मिले, तो उस प्रोसेस से गुज़रने के लिए आपको अपने लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि ऐसे मोमेंट्स पे आप गिव अप करने की सोचेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से डिसाइड करें कि मुझे ये करना है और फिर फुल डेडिकेशन के साथ उस चीज़ को करें। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये करना है, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ कि आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट करें। प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है। इनिशियली आप 1-1.5 महीना लीजिए अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में, ये डिसाइड करने के लिए कि आप कहाँ से क्या रिसोर्सेज लेंगे, बिकॉज़ बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है और सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। 1-1.5 महीना लगाइए अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए। देखिए कि क्या क्या अवेलेबल है, किस कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, या कौन सी बुक आपको सूट करती है, नोट्स बनाना आपको सूट करता है कि नहीं करता। आप 1-1.5-2 महीने लगा के इस चीज़ को डिसाइड करिए और फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कीजिए। अच्छे से ये देखिए कि आपको कितना टाइम स्टैटिक करने में लग रहा है, कितना आप करंट अफेयर्स को टाइम देना चाहते हैं, कितना आप अपने ऑप्शनल को टाइम देना चाहते हैं। अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के, प्लानिंग करके, अपने डे को डिवाइड करके, जैसे मैंने अपना 8 घंटे का नॉर्मल कोर्स में डे डिवाइड कर रखा था कि मैं 2 घंटे ऑप्शनल करती थी, 2 घंटे करंट अफेयर्स करती थी, एंड देन 4 आवर्स मैं जीएस करती थी। ऐसे मैंने केवल लास्ट के 1-2 महीने में ही थोड़ा बहुत किया था, बट आप इस तरीके से अपने डे को डिवाइड करके पूरा प्लान करके फॉलो कीजिए। प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक जगह अपने नोट्स को कंसोलिडेट करना, बिकॉज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम आए आप पूरे साल अच्छे से पढ़िए, बट अगर आप लास्ट के 10 दिन या 1 महीना उस चीज़ को नहीं रिवाइज़ कर पा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका लास्ट मंथ और आपके लास्ट 10 डेज़ वो बहुत क्रूशियल है, और वहाँ पर आप किस तरीके से आपने नोट्स कंसोलिडेट किए हैं, आपने किस तरीके से उन सबको कंपाइल करके रखा है, वो बहुत हेल्प करेगा। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। पिछले साल मुझे 278 रैंक मिली थी और इस साल मुझे 17 रैंक मिली थी। मैंने स्ट्रैटेजी में ज़्यादा चेंज नहीं किया, मगर मैंने पिछले साल 35 नंबर का पेपर छोड़ा था, इस बार मैंने 25 मार्क्स का पेपर छोड़ा। बट आप देख ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना इम्पॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग मैंने अपनी थोड़ी इम्प्रूव की थी, इस सेंस में कि मैंने इस बार केस स्टडीज़ के एग्ज़ाम्पल्स दिए थे। मैंने रियल लाइफ जो न्यूज़ में थे एग्ज़ाम्पल्स, उनको अप्लाई करके अपने आंसर्स में डाला था, स्कीम्स के नाम लिखे थे, और हर एंगल से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश की थी। एक एडिशनल चीज़ हर बार दी थी, जैसे कि या तो वे फॉरवर्ड एक्स्ट्रा दिया था या बैकग्राउंड एक्स्ट्रा दिया था। तो उस तरीके से आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, और स्पेस नहीं छोड़ी थी। आई नो वर्ड लिमिट होती है, बट एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस चीज़ का होता है कि अगर आपने अपने आंसर जो उन्होंने आपको स्पेस दिया है उसमें अगर आपने गैप छोड़ दिया तो वो सही इंप्रेशन नहीं जाता। तो मैंने ये कोशिश की थी कि एटलीस्ट मैं पूरी शीट जो उन्होंने मुझे दी है उसको फिल कर सकूं। तो वो अप्रोच मैंने फ़ॉलो की थी, उस वजह से मुझे फ़र्क पड़ा। सिमिलरली इंटरव्यू में बिकॉज़ मैं ट्रेनिंग में थी शिमला में ऑलरेडी, मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, बट मेरे जो डैफ के नोट्स थे लास्ट ईयर के वो इस बार भी काम आए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपका इंटरव्यू में जाते हुए एटीट्यूड किस तरीके का है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि अगर मैंने ये कह दिया तो उसका वो ये मतलब निकालेंगे, तो इससे आपका इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, और जो भी आप जवाब दें, जो आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ है वो दीजिए। ज़्यादा बना कर आंसर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी ऑनेस्टी से आंसर देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने इंटरव्यू में और मेंस में इम्प्रूव की थी, जिस वजह से मुझे लगता है मेरी रैंक इम्प्रूव हुई है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। मेरी बुक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।